प्रिय विद्यार्थियों, आज यहाँ पर हम बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर सेकंड साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट्स का अध्ययन कर रहे हैं। इस पेपर के अंतर्गत साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी को हमने आरंभ किया है। हमने पूर्व के कुछ यूट्यूब लेसन में कोशिका की खोज, साइटोलॉजी का इतिहास आदि अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सेल बायोलॉजी के अंतर्गत कोशिका के महत्वपूर्ण अंग न्यूक्लियस केंद्र का अध्ययन करेंगे। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, केंद्र की संरचना एवं कार्य। केंद्र की संरचना एवं कार्य के अंतर्गत इस लेसन में हम सर्वप्रथम केंद्रक से जुड़ा हुआ संक्षिप्त इतिहास देखेंगे। तत्पश्चात हम केंद्र की सामान्य जानकारी के अंतर्गत उपशीर्षक के तहत कोशिका में केंद्र की उपस्थिति, उसकी संख्या, उसकी आकृति, आकार एवं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, हमने कोशिका का प्रारंभिक अध्ययन कोशिका भित्ति देखने के साथ आरंभ किया तथा जिस प्रकार कोशिका का उत्तरोत्तर अध्ययन हुआ, उसी के साथ साथ माइक्रोस्कोप्स, सूक्ष्मदर्शी का भी विकास हुआ। जिस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी का विकास तथा उन्नत तकनीक हमारे समक्ष आती गई, कोशिका का अध्ययन और विस्तृत एवं प्रसंरचना स्तर तक हम करने में सफल हुए। यहाँ पर हम न्यूक्लियस को दर्शाता हुआ ये डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें हम मध्य में गोलाकार केंद्रक तथा इसके चारों ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस कोशिका केंद्र के बाहर की ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा अंदर न्यूक्लियस तथा क्रोमेटिन नेट आदि हम देख सकते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम वर्तमान समय तक उन्नत तकनीक की सहायता से बहुत गहराई तक कोशिका और कोशिकांग तथा इसकी संरचना और कार्य अध्ययन करने में सफल हुए हैं। उसके पश्चात हम क्लास वर्क, होमवर्क देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका के अध्ययन के पश्चात सेल थ्योरी और साइटोप्लाज्म के अध्ययन के पश्चात या प्रोटोप्लाज्म के अध्ययन के पश्चात प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी आने के बाद में कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में अधिकाधिक प्रगति हुई तथा हमने कोशिका को बहुत गहन अध्ययन के साथ उसके कोशिकांग व कोशिकाओं की भी प्रसंरचना एवं इनसे जुड़े हुए कार्यों का अध्ययन किया। आज हम कोशिका के अंतर्गत न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, साइटोस्केलेटन जिसमें सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ ईआर, स्मूथ ईआर आदि आदि का बहुत विस्तृत प्रसंरचनात्मक अध्ययन कर चुके हैं। हम आज के इस लेक्चर में न्यूक्लियस को अध्ययन करेंगे। न्यूक्लियस की आकारिकी के अध्ययन से पूर्व हम ये देखें कि केंद्र को कोशिका का हार्ट यानी हृदय कहा जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ
कि कोशिका की जो अधिकाधिक संरचना और कार्य है वह इसके द्वारा नियमित होते हैं। केंद्रक में कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ परिबद्ध रहता है। केंद्रक का आनुवंशिक पदार्थ पुनरावृत्ति व अनुलेखन का कार्य करता है। कोशिका की समस्त उपापचयी व आनुवंशिक क्रियाओं का नियमन केंद्रक द्वारा संपादित होता है। केंद्रक में कोशिका की कुछ पूर्व इतिहास व भविष्य के विस्तृत दृश्यों की सूचनाएं निहित होती हैं। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम केंद्रक को जब अध्ययन करते हैं तब इसे नाभिक विज्ञान या केंद्रक विज्ञान कैरियोलॉजी कहते हैं। ग्रीक शब्द कैरियोन से कैरियोलॉजी पद का गठन हुआ है। केंद्रक की खोज के साथ साथ इसके ऊपर किए गए बहुत से वैज्ञानिकों के कार्य हम केंद्रक के इतिहास के रूप में यहाँ पर देखते हैं। 1674 में लीवेनहॉक ने मछली की लाल रक्त रुधिर कणिकाओं के केंद्र की उपस्थिति का पता लगाया। अर्थात उन्होंने मछली की लाल रक्त रुधिर कणिकाओं का अध्ययन किया और उसमें केंद्र की उपस्थिति दर्शाई। 1781 में फोंटाना ने सर्पमीन की त्वचा कोशिकाओं से केंद्रिक न्यूक्लियस का वर्णन किया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ट्रेडेस्केंसिया पादप की कोशिका का अध्ययन करके इनमें केंद्र की खोज की। अर्थात केंद्र की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को दिया जाता है। 1848 में हॉफमिस्टर ने ट्रेडेस्केंसिया की कोशिकाओं में ही कोशिका विभाजन के समय केंद्रक विभाजन का अवलोकन किया। यहाँ पर हम देखें कि केंद्रक का विभाजन का पाया जाना केंद्रक की खोज में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन था। 1870 में मिस्टर ने केंद्रीय पदार्थों को पृथक कर लिया तथा इसे न्यूक्लिन नाम दिया। 1888 में वाल्डेर ने केंद्रक में धागे सदृश संरचना का अध्ययन किया एवं इन्हें क्रोमोसोम्स नाम दिया। 1924 में फ्यूल्जेन ने केंद्रक में डीएनए की उपस्थिति प्रदर्शन करने हेतु अभिरंजन तकनीक का उल्लेख किया, जिससे कि उनको अलग से देखा जा सके, पहचाना जा सके। तो स्टेनिंग जो टेक्निक है वह फ्यूल्जेन ने 1924 में दी। 1935 में हेमरलिंग ने केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक केंद्र बताया। 1950 में कैलोन एंड टॉमलिन ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा केंद्रकीय आवरण की दोहरी कला संरचना का पता लगाया और इसे प्रस्तुत किया। 1968 में बर्नहार्ड ने केंद्रक द्रव्य में रेशेदार दानेदार राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाई। 1986 में डेविस एंड ब्लोबेल ने केंद्रीय आवरण के साथ प्रोटीन संचारण को इंगित किया। इस प्रकार से केंद्र की खोज के साथ केंद्रक से जुड़े हुए कई अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको समय समय पर वैज्ञानिकों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। केंद्र आकारिकी की बात करें तो यहाँ पर केंद्र की उपस्थिति यानी कोशिका में केंद्र की उपस्थिति से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वे क्या हैं हम देखते हैं। समस्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुगठित केंद्रक उपस्थित होता है। ये निश्चित है, अध्ययन के साथ हम ये सर्वमान्य तथ्य मानते हैं कि समस्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुगठित केंद्रक उपस्थित होता है। यहाँ पर कुछ अपवाद जैसे लाल रक्त कणिकाएँ एवं फ्लोएम की परिपक्व जालनी नलिकाएँ अपवाद हैं। यहाँ पर सुगठित केंद्रक अनुपस्थित होता है। प्रौढ़ स्थायी कोशिकाओं में सुगठित केंद्रक
परिधीय क्षेत्र में स्थित होता है, जबकि ग्रंथिल कोशिकाओं में ये केंद्रक आधारीय भाग में स्थित होता है। पादप कोशिकाओं में केंद्रक कोशिका द्रव्यात्मक वलनों या रज्जुओं द्वारा अवलंबित रहता है। कोशिका द्रव्य में जो केंद्र की स्थिति है वह कुछ रज्जुओं द्वारा अवलंबित रहती है, स्थिर रहती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है और इसी केंद्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम कोशिकाओं को यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में विभेदन करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्र के स्थान पर केंद्रकाभ नामक इंसिपिएंट न्यूक्लियस जैसी संरचना उपस्थित होती है। केंद्रक आकारिकी में केंद्रकों की संख्या कोशिकाओं में किस प्रकार से वेरी करती है। सामान्यतः एक कोशिका में एक सुगठित केंद्रक उपस्थित होता है। तो एक कोशिका में एक केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन कई बार ये अधिक संख्या में भी पाए जाते हैं, जो विशिष्ट रूप से 3 प्रकार की श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है। एक केंद्र की कोशिकाएं मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन या मोनोन्यूक्लिएट सेल। साधारणतः पादप एवं जंतु की कोशिकाएं इसी प्रकार की होती हैं, जिसमें सामान्यतः एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है। 2 द्विकेंद्री की कोशिकाएं बाइन्यूक्लिएट स्टेज या बाइन्यूक्लिएट सेल, जैसा कि हम पैरामीशियम में और यकृत की कोशिकाओं में देखते हैं, 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। बहुकेंद्र की कोशिकाएं पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन या पॉलीन्यूक्लिएट सेल 3 से 100 या इससे भी अधिक केंद्रक एक कोशिका में उपस्थित हो सकते हैं। 2 से अधिक केंद्रक युक्त पादप कोशिका को सहकोशिका सिनोसाइट्स कहते हैं, जैसे शैवाल, वाउचेरिया थैलस, टेपेटम कोशिकाएं, कवक में जैसे एस्परजिलस आदि में। बहुकेंद्रिकीय अवस्था जब जंतु कोशिका में पाई जाती है तो इस स्थिति को सिंसिसिया कहते हैं, जैसे मलेरिया परजीवी की कोशिकाएं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये आवश्यक नहीं है, कुछ अपवाद हैं जिसमें कि एक केंद्रक एक कोशिका में पाए जाने की स्थिति को अलग प्रकार से इंगित करता है। केंद्रक आकारिकी में केंद्रक की आकृति पर बात करें तो जाति एवं कोशिका के प्रकार के अनुसार केंद्र की आकृति में विविधता मिलती है। केंद्र की आकृति इसके आंतरिक पर्यावरण एवं कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करता है। केंद्रक अधिकतर गोलाकार आकृति के होते हैं, लेकिन कुछ अन्य प्रकार के जैसे दीर्घवृत्तज, बिंबाकार, चपटे, बेलनाकार, घोड़े की नाल के समान, सर्पिल, प्यालेनुमा व अन्य प्रकार के पाए जा सकते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे न्यूट्रोफिल्स में इनकी आकृति तिरपालित वत होती है, जबकि शुक्राणुओं स्पर्श में इनकी आकृति भालाकार लेंसुलेट होती है। केंद्र के आकार के बारे में अभी तक जो अध्ययन हुआ है उसके अनुसार इनका आकार अनिश्चित होता है। ये आकार डीएनए की मात्रा पर निर्भर करता है। केंद्रक गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर आकार छोटा या बड़ा होता है। पादपों की विभिन्न जातियों में एक ही जाति की विभिन्न कोशिकाओं में तथा एक ही कोशिका की विभिन्न अवस्थाओं में केंद्रक का आकार भिन्न भिन्न होता है। एक क्रियाशील कोशिका में केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा, जबकि निष्क्रिय कोशिका का केंद्रक अपेक्षाकृत छोटा होता है। एक अध्ययन के अनुसार बावेरी ने 1905 में केंद्रक का आकार का संबंध केंद्रक गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर निश्चित होना बताया, अर्थात केंद्रक का क्रोमेटिन की सघनता पर केंद्रक का
आकार निश्चित होता है, या यूं कह सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या व डीएनए की मात्रा केंद्र का आकारीय स्वरूप को प्रदर्शित करती है। जैसे एक उदाहरण लेकर के इस बात को समझने का प्रयास करें। त्रिगुणित व चतुर्गुणित गुणसूत्रों की संख्या वाले केंद्रक सामान्यतः द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या वाले केंद्रक से आकार में बड़े होते हैं। इस प्रकार केंद्रक का आकार कोशिका की क्रियात्मक अवस्था के अनुसार छोटा या बड़ा होता है। एक संकल्पना है जिसका नाम है केंद्रक कोशाद्रव्य गुणांक या न्यूक्लियोप्लाज्मिक सूचकांक। ये मुख्यतः केंद्रक के आयतन व कोशिका द्रव्य के आयतन की सापेक्ष स्थिति को निरूपित करता है। इस सूचकांक का प्रतिपादन हर्टविग ने किया था। उन्होंने न्यूक्लियोप्लाज्मिक सूचकांक संकल्पना प्रस्तुत की थी और हर्टविग के अनुसार केंद्रक का आकार कोशिका द्रव्य की मात्रा के अनुक्रमानुपाती अर्थात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रत्येक कोशिका में केंद्र के आयतन व कोशिका द्रव्य के आयतन का एक निश्चित अनुपात पाया जाता है। इसी केंद्रक व कोशिका द्रव्य के अनुपात को न्यूक्लियोप्लाज्मिक सूचकांक के रूप में हम प्रकट करते हैं। प्रत्येक कोशिका का न्यूक्लियोप्लाज्मिक सूचकांक निश्चित होता है। जब कोशिका द्रव्य के आयतन में वृद्धि होती है तो केंद्र कोशाद्रव्य गुणांक का संतुलन बिगड़ जाता है और इसमें परिवर्तन का परिणाम कोशिका विभाजन होता है। हम हर्टविग की संकल्पना को सूत्र के माध्यम से इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। NP बराबर VN अपॉन VC माइनस VN। यहाँ पर NP न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स है, VN वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है और VC वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म है। अर्थात वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस की वॉल्यूम को भाग दे दें तो ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स प्राप्त होता है, जो कि हर्टविग के अनुसार प्रत्येक कोशिका में एक निश्चित होता है। हमने केंद्रक की सामान्य जानकारी, उसकी उपस्थिति, उसका आकार, आकृति आदि पर यहाँ पर चर्चा की। हम केंद्रक संरचना तथा कार्य को सतत जारी रखेंगे। आज का क्लास वर्क लघु उत्तरात्मक प्रश्न नंबर 1 नाभिक विज्ञान कैरियोलॉजी को परिभाषित कीजिए। 2 केंद्र की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है। 3 केंद्रक कोशाद्रव्य गुणांक न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है। 4 केंद्रक कोशाद्रव्य गुणांक अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स का सूत्र लिखिए। टिप्पणी क्वेश्चन 5 केंद्रक आकार साइज ऑफ न्यूक्लियस। 6 केंद्रक आकृति शेप ऑफ न्यूक्लियस। 7 केंद्रक कोशाद्रव्य गुणांक न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। 8 केंद्रक आकारिकी। टिप्पणी क्वेश्चन में आप 50 शब्दों में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी सचित्र लिखें। होमवर्क आप हमें प्रेषित करें जिससे कि उनका मूल्यांकन हो। यहाँ पर केंद्रक आकारिकी आवश्यक नहीं, संक्षिप्त टिप्पणी में आए। ये संक्षिप्त लेख रूपी क्वेश्चन भी हो सकता है। उसमें अभी जो आपने देखा है उसकी आक्रेंश, उसकी उपयोगिता, उसकी आकार, आकृति आदि आदि सभी बातों को संक्षिप्त रूप से आप लिखें। हम केंद्रक संरचना तथा कार्य को आगे सतत अगले लेसन में जारी रखेंगे और इसी YouTube लेसन माध्यम से अध्ययन को जारी रखेंगे।
धन्यवाद।